हेलो स्टूडेंट्स। हम टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपने हिस्ट्री के नेक्स्ट जो रह गया था हमारा पिछली वीडियो में हमने एंड किया था नेहरू रिपोर्ट के ऊपर, और आज हम लोग करने जा रहे हैं कायदे आज़म 14 पॉइंट या जिनास 14 पॉइंट। थोड़ा सा जल्दी से आपको रिकैप करवा दूं कि नेहरू की रिपोर्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, देखी थी कि नेहरू ने क्या रिपोर्ट पेश की थी, और उसके अगेंस्ट उसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। वो क्या थे, तो जल्दी से देखते हैं क्या थे वो। जिन्ना ने ज़ाहिर है कि नेहरू की जो रिपोर्ट थी जो उन्होंने 1928 में दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस रिपोर्ट में उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए फेवर नहीं किया था और मुस्लिम्स को जो है माइनॉरिटी कंसिडर किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए 28 मार्च 1929 को। अब वो क्या क्या थे, आए देखते हैं उसको। अच्छा, मैं आपको इसको ऐसा करती हूँ कि छोटी सी समरी आपको बता देती हूँ, उसकी जो मेन पॉइंट है इसके, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग अपने जहन में रखें और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लें। तो पहला बेटा ये था कि उन्होंने ये कहा कि सारी जितनी भी कम्युनिटीज़ इंडिया में रह रही है उन सब के पास इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, यानी फ्रीडम होना चाहिए। इंडिया को एक फेडरल स्टेट बना दिया जाए। फेडरल स्टेट यानी सारी एक फेडरल गवर्नमेंट हो, लेकिन जितने भी प्रोविंसेस हो उनकी अपनी गवर्नमेंट हो। जैसे हम पाकिस्तान में जो है वो फेडरल स्टेट है और हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट है, जैसे सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है। इसी तरह उन्होंने उस वक्त डिमांड किया था। इसके अलावा कायदे आज़म ने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो फुली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। माइनॉरिटीज़ के जितने भी राइट्स हैं उनको ऐसा ना हो कि उनको उनके राइट्स ना दिए जाएं। सारे रिलीजन जो भी इंडिया में रिलीजन हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज हो गए, सिख हो गए, वट बहुत सारे थे, उन सब को रिलीजियसली एक फ्रीडम मिलना चाहिए और ताकि वो अपने अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन वो लोग अपनी वर्शिप्स कर सकें। इसके अलावा उन्होंने इस बात के ऊपर दोबारा एम्फेसाइज किया कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुस्लिम्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का या सेलेक्ट करने का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो उन्होंने कहा कि जितनी भी सर्विसेज हैं, यानी जितनी भी जॉब्स हैं या जितने भी कानून बनते हैं, जहाँ पर भी काउंसिल्स वगैरह होती है, लॉ मेकिंग होती है, उसमें मुस्लिम्स को भी उनका शेयर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि मुस्लिम्स को आप बिल्कुल अलग कर दें। इसके अलावा वो कहते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ को एक फ्रीडम मिलना चाहिए कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ यानी जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है वो वो इक्वल हो, वो सबको मिले। ये ना हो कि जो मेजॉरिटी में उसको मिले बाकी किसी को ना मिले, तो ये अलाउ होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि मुसलमानों के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मदरसे वगैरह हो गए या मॉस्क हो गए, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मुस्लिम कल्चर, रिलीजन, उसको भी अलाउ करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि हिंदूज़ जो हैं वो अलाउ नहीं करते थे, जैसे गाय की सेक्रीफाइस करना या गाय को काटना वो लोग बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते थे। और मस्जिद में जब अजान होती थी तो वो तरह तरह से मुस्लिम्स को परेशान करते थे, तो ये डिमांड भी जिन्ना ने ब्रिटिश के आगे रखी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम जो है उनके पास ये हक है कि वो अपना रिलीजियस ड्रेस पहन सके। रिलीजियसली जो भी, जैसे शलवार कमीज़ पहन रहे हैं या कोई और भी चीज़, वो लोग रिलीजियसली अगर अपने आउटफिट्स या अपना लिबास चेंज करते तो उसका उनको राइट मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को जो है वो प्रोटेक्ट, एक तरह से एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि रिलीजियस इम्पोजिशंस जो हैं, और ये आपको पता है ना, सिख या हिंदूज़, क्योंकि वो अपने आप को मेजॉरिटी कंसिडर करते थे और मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कंसिडर करते थे, तो वो समझते थे कि सारा हक हमारा है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, कुछ भी हो, वो समझते थे कि हमारा सबसे ज़्यादा राइट है। तो इस चीज़ के ऊपर कायदे आज़म ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स को भी ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपना रोल प्ले कर सके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर। यानी मुस्लिम से कोई कंसर्न ही नहीं था, उनका जो भी राइट्स था वो सारा हिंदूज़ का था, और अगर वो लॉ मेकिंग कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की शेपिंग कर रहे हैं तो मुस्लिम्स को भी उनका राइट मिलना चाहिए। ये कायदे आज़म ने डिमांड किया था। अब ये देखिए कि इम्पोर्टेंस क्या थी कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स की। ज़ाहिर है कि मुसलमानों को एक ट्रैक मिल गया एक सेपरेट नेशन हासिल करने के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स या ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस, गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन, तो ये एक तरह से एक ट्रैक मिल गया उनको कि पाकिस्तान को वो लोग डिमांड कर सकें। इसके अलावा कायदे आज़म ने ये चीज़ भी मेंशन की कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जो है वो इस पॉलिटिकल फ्रेम में, यानी ब्रिटिश ने जो एक फ्रेम किया हुआ है पॉलिटिक्स को या हिंदूज़ ने किया हुआ है, इसके अंडर
जब तक इस तरह का फ्रेमवर्क रहेगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी पॉसिबल नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी। तो फिर इसके बाद जो है ये सारे पॉइंट्स बाद में जाकर इनकॉर्पोरेट किए किसके साथ, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट के साथ। बेटा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन AKU में स्पेशली आते हैं कि जो है वो आइडियोलॉजी या पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट किस तरह हुई, या कौन से पॉइंट्स थे जिना के या अल्लामा इकबाल के जो हमें आइडियोलॉजी की तरफ लेके जाते। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस चीज़ को याद रखा जाए कि जिना के 14 पॉइंट्स भी जो है वो एक तरह से हमें उस डिमांड की तरफ लेकर गए या पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ लेके गए। नेक्स्ट हम देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता होगा कि टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी 1930 से लेके 1932 तक। अच्छा, क्वेश्चन आपका मोस्टली ये आता है कि फर्स्ट राउंड टेबल या सेकेंड या थर्ड में मुस्लिम्स ने क्या अचीव किया। तो बेटा इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930 में। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किसने करवाई, ये करवाई ब्रिटिश ने। वो चाहते थे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर वो हम हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ बिठाकर करें, ताकि ये जो बार बार के प्रोटेस्ट हैं उससे वो जान छुड़ा सकें। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में हुई। अब मज़े की बात ये हुई कि कांग्रेस ने टोटली बायकॉट कर दिया। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ड्यू टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदुओं ने तो बिल्कुल ये करके रखा था कि हम तो गवर्नमेंट का कोई कहना मानेंगे ही नहीं। तो उन्होंने डिसोबीडियंस मूवमेंट चला के रखी हुई थी, तो कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस का टोटली बायकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग ने अटेंड किया, प्रिंसली स्टेट्स जो थे और माइनॉरिटीज़ उन लोगों ने इसके अंदर अटेंड इस मीटिंग को जो है वो अटेंड किया, कॉन्फ्रेंस को। नो मेजर डिसीजंस वर मेड। मगर याद रखिएगा कि यहाँ कुछ चीज़ें, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम्स ने कौन सी राउंड टेबल में अचीव किया और क्या अचीव किया। तो याद रखिएगा कोई मेजर डिस्कशंस नहीं हुए, कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम्स के लिए इसलिए छोटी सी अचीवमेंट थी क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को उसमें फेवर किया गया था और मुस्लिम्स को इस बात के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था कि वो पॉलिटिकल अपनी जो एफिलिएशन है या अपना पॉलिटिकल रोल जो है वो प्ले कर सकते हो, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात हुई थी। तो बेसिकली उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फेवर किया था, तो ये मुस्लिम्स को एक फेवर मिला था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड और थर्ड में मुस्लिम्स ने कुछ भी नहीं अचीव किया, दोनों कॉन्फ्रेंसेस बुरी तरीके से फेल हुई थी। सेकंड राउंड टेबल में क्या हुआ कि गांधी ने उसको अटेंड किया और बिल्कुल सोल अकेले वो आए थे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के। इसके बाद फिर उन्होंने वही किया, डिसएग्रीमेंट किया ओवर सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे। वो चाहते ही नहीं थे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स का राइट मिले। फेल हो गई कॉन्फ्रेंस। अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड में क्या हुआ, कांग्रेस ने फिर से बायकॉट किया और बहुत ही कम इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने इसका इम्पैक्ट लिया या इसको अटेंड किया। लेकिन ये वाली कॉन्फ्रेंस जो थी वो लेकर गई इनको, लेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंडियन एक्ट 1935 था क्या। अब जल्दी से इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या थी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिस्कस इंडियाज फ्यूचर गवर्नेंस। पहली दफ़ा इस पे बात हुई कि इंडिया की आगे फ्यूचर गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी। हिंदू और मुस्लिम्स कास्ट डिविजन्स हो गई, अच्छी तरह से पता चल गया कि ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। फेल टू ग्रांट सेल्फ रूल लीडिंग टू मोर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। अब इन्होंने ज़ाहिर है कि सेल्फ रूल तो अलाउ ही नहीं किया, ब्रिटिश तो अलाउ ही नहीं कर रहा था मुस्लिम्स या हिंदूज़ को कि वो अपने अपने प्रोविंसेस को अपनी सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर चलाएं। तो फिर क्या हुआ कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी। वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो ज़्यादा जोर पकड़ गई, यानी ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस थी वो फेल हो गई, किसी ने कुछ भी नहीं अचीव किया एक्सेप्ट मुस्लिम्स ने फर्स्ट राउंड टेबल में ये अचीव किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए उनको थोड़ी सी फेवर मिल गई। इसके अलावा कोई ख़ास अचीवमेंट मुसलमानों को या किसी को भी नहीं मिली, ठीक है। और एक हाँ और फ़ायदा ये हुआ कि मुस्लिम्स के जो लीडर्स थे वो आपस में बड़े यूनाइटेड हो गए थे कि हमें अपनी बात मनवानी है, तो वो एक तरह से यूनाइटेड हो गए थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या टॉपिक चल रहा है। ओके बेटा, तो एज़ यूजुअल जैसे आपने पीछे देखा कि हर एक मूवमेंट आगे किसी और मूवमेंट को लीड करती है, यानी एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें देखते हैं कि क्या हुआ। इंट्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बट डिड नॉट ग्रांट इंडिपेंडेंस।
एज यूजुअल इस बात को तो आप अच्छे तरीके से याद रख लें कि ब्रिटिश ने चेंजेस रिफॉर्म्स बहुत सारे किए, लेकिन कभी भी मुस्लिम्स या हिंदूज को ग्रांट नहीं की, ग्रांट यानी दी नहीं कभी भी, कि उनको एक पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक राइट जो है वो उनको दिया जाए, तो वो कभी भी ब्रिटिश ने नहीं दिया। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या थे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंडियंस गॉट कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बट गवर्नर्स हैड स्पेशल पावर्स। अब देखिए वही वाली बात, उनको प्रोविंसेस में गवर्नमेंट करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन जो गवर्नर्स थे, जो ब्रिटिश थे, उनके पास स्पेशल पावर्स थे। पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं डायरकी। डायरकी में आप लोग को याद होगा कि उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया था। याद आया आप लोगों को? तो उसमें क्या था? एंडेड डायरकी, वो डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। रिमूव द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, डबल सिस्टम जो गवर्नमेंट का था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी कुछ राइट्स जो है वो ब्रिटिश के पास और कुछ राइट्स जो है वो बाकी लोगों के पास। फेडरल गवर्नमेंट प्लान्ड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। अब ज़ाहिर है कि एग्रीमेंट तो हो गया, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम लोग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बना देंगे, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इंक्लूडेड ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, हर कोई अपना स्टेट लेके बैठा हुआ था, कोई भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बाईकेमरल लेजिस्लेचर क्रिएटेड 2 हाउसेस एट द सेंटर। पिछले में हम लोग देख चुके हैं 2 हाउसेस कौन से थे? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो उनके अपने अपने रोल्स जो है वो उन्होंने डिवाइड किए थे। तो इंडिया एक्ट 1935 में इन्होंने फिर से इसको क्रिएट किया, यानी 2 हाउसेस बनाए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यूड। मुस्लिम्स के लिए अच्छा था कि माइनॉरिटीज़ जो है वो उनके पास सेपरेट वोटिंग राइट्स मौजूद थे, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इसको कंटिन्यू किया गया। गवर्नर जनरल हैड वीटो पावर्स। ब्रिटिश स्टिल कंट्रोल की एरियाज लाइक डिफेंस एंड फाइनेंस। अभी भी आप देखें वीटो पावर, मैं आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ कि वीटो क्या होता है, और अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको एक कंटिन्यूटी में मिल जाए और आपको समझ में आए। अब देखें इसका ये जो इंडिया एक्ट 1935 जो बना था, उसके ऊपर रिएक्शंस क्या हुए? कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, नो फुल इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग सपोर्टेड पार्ट्स ऑफ इट, लेड टू 1937 इलेक्शंस वेयर कांग्रेस वन इन मैनी प्रोविंसेस। अब देखिए कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कांग्रेस ये कह रहा था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, जो ज़ाहिर है कि ब्रिटिश दे नहीं रहा था। मुस्लिम्स ने इसके कुछ कुछ पार्ट सपोर्ट किए। गेस करें ज़रा किसको सपोर्ट किया होगा उन्होंने? यस, नेचुरली उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट किया। और फिर जैसे कि मैंने पिछले में आप लोगों को बताया कि हर एक इवेंट जब एंड हो रहा था तो वो दूसरे इवेंट को स्टार्ट कर रहा था। तो जैसे ही 1935 का एक्ट खत्म हुआ, इसका रिएक्शन आया, ये किसकी तरफ लेकर गया? ये 1937 के इलेक्शन की तरफ लेके गया बेटा, जिसमें जो है वो कांग्रेस ने बहुत सारी सीट्स जीती थी। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी हिस्ट्री की बुक में, और हम आगे देखते भी हैं। अच्छा जी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रूल बट स्टिल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। वही वाली बात, ठीक है, कि ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो तो होता ही होता था, यानी वो डील देते थे और फिर इसके बाद खींच लेते थे। तो ये हो गया। लेटर इन्फ्लुएंस इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जब इलेक्शंस वगैरह हुए ना, तो उससे ज़ाहिर है कि एक स्टेप वो सेल्फ रूल की तरफ बढ़े, लेकिन पूरा कंट्रोल उनको नहीं मिला। लेकिन बाद में इस इलेक्शन ने इन्फ्लुएंस किया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, यानी इंडिया के कानून इंडिपेंडेंटली बनाने के लिए। रिएक्शन क्या हुआ इसके ऊपर? अगेन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस कर ही यही रहा था, रिजेक्ट ही करता रहता था। अच्छा, तो फिर जो है वो आ, हाँ, फिर ये 1937 के इलेक्शन हुए, और इसमें क्या हुआ कि स्टेप टुवर्ड सेल्फ रूल बट स्टिल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, लेटर इंक्लूड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1950। अब इसके रिएक्शन आप देखते जाएं कि क्या हुआ। द सिस्टम ऑफ डायरकी फेल्ड एंड वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक था इसके साथ, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और अगर कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि 1936-37 में जो है वो ज़ाहिर है कि हिंदुओं ने सीटें ज़्यादा जीती, कांग्रेस ने ज़्यादा जीती। आप लोग ज़रा खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो उस वक्त न्यूली बॉर्न थी, और उनके पास ना इतने रिसोर्सेज थे, ना उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। कैंपेन नहीं चला पाए वो प्रॉपरली अपनी पार्टी को, लोगों को दिखाने के लिए।
और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उनमें आपस में यूनिटी नहीं उस वक़्त हो पा रही थी। लेकिन बाद में जो है वो 1945-46 में दोबारा इलेक्शन हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो बहुत ही पैथेटिकली रूल किया था इंडिया को, तो लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। फिर मुस्लिम लीग जो है वो 45-46 में मुस्लिम लीग ने वो इलेक्शन वन कर लिए थे। ठीक है? फिर हुई ज़ाहिर है कि अगले चैप्टर्स की बातें हैं, यहाँ पर इसको एंड करेंगे हम लोग। कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी।